साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज को लाई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं वो करेंट बेस पर आधारित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट बेस पर आधारित नहीं होते। तो आज वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं जो करंट बेस पर आधारित नहीं है और जिनका उत्तर आप सभी को पता होना बेहद ज़रूरी है। उसका कारण है साथियों, जो क्वेश्चन आज 20 प्रश्न आज आप सभी के बीच लाए गए हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और प्रत्येक दशा में इन 20 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो 20 प्रश्न आज आप सभी के बीच राष्ट्रीय और आर्थिक विकास से संबंधित आया है आपके परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के टेस्ट सीरीज को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप देते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप सभी अवश्य ही अपने द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर की संख्या जरूर बताएंगे। तो साथियों, प्रथम जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। साथियों, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर जो निकलता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। और ये प्रश्न आप सभी के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। फ्रेंड्स, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। जो भी प्रश्न आज आप सभी के बीच आ रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका भी सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय से आशय क्या हुआ? तो ध्यान से सुने। किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि, अर्थात साधारणतः इसे 1 वर्ष माना जाता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं
और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स, किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, जिससे कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अतः कथन ए सत्य है। वर्तमान भारत सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ वृहद आर्थिक विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वृहद आर्थिक विषयों में चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर, भुगतान संतुलन, निवेश में वृद्धि आदि आते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विषयों के अंतर्गत फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि के उत्पादन, उपभोग, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। तो उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हैं। तो नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी, ये तीनों जो विशेषताएं बताई गई ये विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? उद्योगों की प्रधानता। चूँकि हमारा देश कौन सा देश है? विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, ठीक है, विकासशील देशों में आता है। अतः उद्योग की प्रधानता ये जो है ये गलत है, जबकि कृषि की प्रधानता सही होगा, न्यून प्रति व्यक्ति आय भी सही होगा, वृहद बेरोजगारी भी सही होगा। इस प्रकार से उपलब्ध विकल्पों में ऑप्शन डी सत्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस भी आधारित होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको आप सही कर सकते हैं। कॉमन सेंस सोचिए, प्रति व्यक्ति आय निम्नता का क्या कारण हो सकता है? तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये एकदम सही है। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, संसाधनों की कमी होगी, ठीक है।
साहसीपन का अभाव, यदि आपके भीतर ऊर्जा है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक प्रति व्यक्ति की कमी हो सकती है। तीसरा, अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं, यदि आधारभूत संरचना की कमी होती है तो ये भी प्रति व्यक्ति आय में कमी का निम्नता का कारण होता है। लेकिन क्या कृषि का अत्याधुनिकीकरण करना प्रति व्यक्ति आय में निम्नता ला सकता है? क्या कृषि में हम सभी स्टार्टअप को विकसित करें, कृषि को चहुमुखी विकास करें तो क्या उससे हमारा प्रति व्यक्ति आय कम होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो उपरोक्त 3 विकल्प हैं, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, ये सही होंगे और कृषि का आधुनिकीकरण प्रति व्यक्ति आय निम्नता के कारण में समायोजित नहीं होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बी जो है 1, 2, 3 सही है। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिए, कई प्रकार से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अवश्य क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? फ्रेंड्स, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आप सभी को बताई कॉन्सेप्ट बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके कॉन्सेप्ट बेस पर ही आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्यों? ये पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, ठीक है, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, और चौथा विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। तो ये चारों जो कारक हैं आपके ये सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव होगा? और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई और मौद्रिक आय को संतुलित कर देगी। इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। लगभग 30 से 40 बार इस प्रश्न को आप सभी के परीक्षा में पूछा गया है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का आकलन किए थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही
उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पीसी महालनोबिस 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय सम्यकों का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय सम्यकों का आकलन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सीएसओ का गठन कब किया गया था। तो सीएसओ का गठन 2 मई 1951 को किया गया था। सीएसओ द्वारा समकालिक राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथ्य राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं: देशीय उत्पाद, कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। लास्ट में आप सभी को बताया जाएगा कि इस टॉपिक को आप कहाँ से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन द्वारा यह विचार दिया गया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। और इस प्रकार से फ्रेंड्स, भारत में एक कल्याणकारी विकसित कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित विचार को व्यक्त किया गया, जिसमें व्यक्तियों के ध्यान पर ज़्यादा विशेष बल दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। ध्यान रखें मित्रों, प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 अर्थात 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा जब इसका संबोधन दिया जा रहा था तो प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर से तात्पर्य किसको निकाला गया? राष्ट्रीय आय से। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हुआ? राष्ट्रीय आय से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। फ्रेंड्स, आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी, स्फीति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 1 2 3। आर्थिक विकास का संबंध किससे है? संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास का संबंध किससे है? संरचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? सकल घरेलू उत्पाद से। और संपोषित विकास का संबंध किससे है? पर्यावरण से। और जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है? जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर से रिपीट करती हूँ, आर्थिक विकास का संबंध संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास पर्यावरण से, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से। तो ये चारों एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड्स ध्यान दें, आप सभी को कुछ बताना है। नॉर्थ और साउथ, साउथ से तात्पर्य विकासशील देश और विकासशील अर्थव्यवस्था, नॉर्थ से तात्पर्य विकसित अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था। उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। उत्तर दक्षिण संवाद अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एक फोरम है। उत्तर के जो राष्ट्र हैं अर्थात विकसित जो राष्ट्र हैं और दक्षिण के जो राष्ट्र हैं अर्थात जो विकासशील राष्ट्र हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सामंजस्यता स्थापित किया जाए, किस प्रकार से न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सके, इसके संबंध में वार्ता उत्तर दक्षिण में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को अलग से कुछ क्वेश्चन भी बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? फ्रेंड्स, ये भी कॉन्सेप्ट बेस पर ही आधारित क्वेश्चन है, अर्थात तेल के क्षेत्र में सुधार द्वितीय प्रजनन क्षेत्र में किया गया था आर्थिक सुधारों के क्रम में। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, ये भी आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रजनन में किया गया था। शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, ये भी द्वितीय आर्थिक सुधारों के क्रम में किया गया। लेकिन न्यायिक प्रणाली में सुधार द्वितीय आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत अर्थात पायनियर किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापकताकरण किया गया। भारत की विदेश नीति में एक नवीन तत्वों को शामिल किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में लाया गया और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वे 20 प्रश्न लाए गए जो कि राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास से संबंधित हैं और आज प्रयास किया गया है वे समस्त पारंपरिक प्रश्न लाया जाना जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रथम टेस्ट सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रश्न हैं जो कि सदैव ही सदाबहार रहेंगे, उन सभी को लाया गया है।
जिनकी जानकारी होना आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस 20 प्रश्नों को अवश्य ही अच्छे से तैयार करेंगे। इस टेस्ट के साथ आप पुनः इस टेस्ट को ज़रूर रिवीजन करेंगे। प्रयास करेंगे कि आज जितने भी 20 क्वेश्चन लाए गए हैं उनको आप रट लीजिएगा। कहीं से एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 20 प्रश्न आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक को आप कहाँ से तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को आप प्रतियोगिता दर्पण के भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से पढ़ेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित परिभाषा को बताया गया है। किस प्रकार से देश की वृद्धि के लिए आर्थिक तत्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, आर्थिक तत्व कौन से हैं, अनार्थिक तत्व कौन से हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको उस किताब में मिलेंगी। तो आप अनिवार्य रूप से उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ने के क्रम में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी आप अवश्य ही रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लूँ। उसके पूर्व एक बार और कहूँगी कि आप सभी अवश्य ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका अवश्य रिवीजन करें, ताकि आप सभी अवगत हो सके कि यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद क्यों महत्वपूर्ण है। और जाते जाते फिर आप सभी को कहूँगी कि आपके भीतर वे तमाम ऊर्जा विद्यमान है, आपके भीतर वे तमाम क्वालिटी विद्यमान है जो कि एक सफल व्यक्ति में होता है। और विश्वास करिए अपने आप पर, कभी भी निराशा अपने आसपास आने न दे, क्योंकि निराशा कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। और आशा का जो ज्योत अपने मन में यदि आप जलाएंगे तो 100% उस ज्योत के माध्यम से आप अपने लाइफ को सक्सेस बनाएंगे। जो भी ड्रीम कंप्लीट करेंगे या देख रहे हैं उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी अवश्य ही अपने लाइफ में सक्सेस हो। ऑल द बेस्ट।